Hello everyone, welcome to the Bolton Law. So today we are going to start with our lecture 4 of this series of Sale of Goods Act. तो अभी तक हमने इस सीरीज में 3 लेक्चर्स किए हैं जिसमें हमने पहले हमारा इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री एंड 1 to 10 सेक्शन जो है इसमें कवर कर लिए हैं. Now today we are going to start with our section 11. Now conditions and warranty is one of the most important topic of this act. तो अभी आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग अगर किसी ने 1 to 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एंड फर्दर लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 11. तो सेक्शन 11 स्टार्ट करने सेक्शन 11 देखो बात कर रहा है स्टिपुलेशन एज टू टाइम की. अभी सेक्शन 11 करने से पहले अभी सेक्शन 11 करने से पहले हम देखेंगे कि स्टिपुलेशंस एक्चुअली क्या होती हैं. ठीक है, तो स्टिपुलेशंस बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. सो हियर वी आर. तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टिपुलेशंस क्या होती हैं. अब स्टिपुलेशंस देखने के बाद ही आगे देखेंगे कंडीशंस एंड वारंटी. तो अभी सबसे पहले हमने क्या देखना है, स्टिपुलेशंस क्या होती हैं. स्टार्ट करते हैं हम स्टिपुलेशंस से. स्टिपुलेशंस क्या होती हैं, देखो स्टिपुलेशंस क्या होती हैं. बेसिकली स्टिपुलेशंस होती हैं हमारी रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, जब कोई भी सेलर अपना सामान सेल करना चाहता है तो वो कुछ रिप्रेजेंटेशन करता है रिगार्डिंग हिज प्रोडक्ट. ठीक है, अभी एक फोन बेच रहा है वो तो वो कहेगा कि इसकी बैटरी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है, ये फोन की इतनी स्क्रीन है एंड एवरीथिंग. ठीक है ना. तो एक मोबाइल फोन को बेचने के लिए, कोई भी चीज को बेचने के लिए सेलर जो है वो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन करता है रिगार्डिंग हिज प्रोडक्ट. अभी उस रिप्रेजेंटेशन में कुछ तो सिर्फ उसके ओपिनियंस होते हैं. ठीक है, एंड कुछ उसमें से फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती हैं. ठीक है, जैसे एक सेलर है वो एक अपना मोबाइल फोन बेच रहा है. अभी मोबाइल फोन बेचने के लिए ही इज सेइंग कि इट हैज अ वेरी गुड बैटरी लाइफ. ठीक है, तो अभी वो कह रहा है कि इसकी बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी है. तो ये क्या है, ये इसका ओपिनियन है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है ना, इट इज वेरी गुड. वही अगर सेलर कहे कि ये जो मोबाइल फोन है इसकी बैटरी जो है वो 5000 mAh है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5000 mAh है ये क्या है, ये फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है. इट इज नॉट अ मियर ओपिनियन. हियर ही इज रिप्रेजेंटिंग कि ये जो हमारा फोन है, ये जो हमारा मोबाइल फोन है, इसकी जो बैटरी लाइफ है वो आपको 5000 mAh मिलेगी. ठीक है, तो ओपिनियंस में और फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में यही फर्क होता है कि ओपिनियंस अगर सेलर ने दिए हैं, ठीक है, और अगर ओपिनियंस आपको लग रहा है कि आप ये जो मतलब जो भी सेलर ने कहा था वो, जैसे अभी सेलर ने कहा था कि मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है. ठीक है, अगर आप कल को मोबाइल फोन ले गए और आपको उसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं लगी तो हियर यू कांट रेपिडिएट योर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई उसने फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करी थी कि इस बैटरी जो इस मोबाइल फोन की जो बैटरी लाइफ थी वो 5000 mAh, तो अभी अगर वो नहीं हुई तो हियर यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, हियर यू कैन रेपिडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज उसने जो फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करी थी वो वाली नहीं थी. ठीक है, अभी इस एक्ट के अंदर हम जो स्टिपुलेशंस देखेंगे वो हमारी बेसिकली फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशंस ही होंगी. अभी एक लाइन में अगर हम समझें कि स्टिपुलेशंस क्या होता है, तो स्टिपुलेशंस आर द टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पार्टीज ने अग्री किया था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो ही हमारी स्टिपुलेशंस होती हैं. ठीक है, तो अभी जैसे बायर सेलर के पास मोबाइल फोन लेने गया. ठीक है, तो अभी यहाँ पर उसने कहा कि इसका जो प्रोसेसर होगा वो ये वाला होगा. ठीक है, एंड इसका जो स्क्रीन साइज है सपोज ये 6x6 होगा. देन प्रोसेसर इसका स्नैपड्रैगन होगा. देन वी हैव आवर कैमरा. ठीक है, तो नाउ ही सेइंग कि 64 MP जो है इसका कैमरा होगा. नेक्स्ट वी हैव इज बैटरी लाइफ. ठीक है, तो बैटरी लाइफ ही सेइंग कि इसकी जो बैटरी लाइफ है इट वुड बी 5000 mAh. तो ये सारी क्या है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हुआ था. अभी अगर उसको सेलर को बाद में पता चलेगा कि इसकी बैटरी लाइफ इतनी नहीं है या कैमरा इतना नहीं है या जो भी है, तो हियर द सेलर द बायर हैज राइट कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडिएट कर देगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा. ठीक है, तो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस जिन पे एक
दोनों पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अग्री करी होती है, वो स्टिपुलेशंस होती है, ठीक है। ये बेसिक स्टिपुलेशन है। अभी स्टिपुलेशन भी हमारे पास दो तरह की होती हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अंडर सेक्शन 11 हम बाद में करेंगे, पहले हम सेक्शन 12 देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 12 में क्या है, बेसिकली हमारे पास दो तरह की टर्म्स स्टिपुलेशंस आती हैं। फर्स्ट वी हैव इज कंडीशन, द अदर वी हैव इज वारंटी, ठीक है। तो सेक्शन 12 का क्लॉज 1 जो है, सेक्शन 12 की सबसेक्शन 1 जो है, वो हमें यही बताती है कि वी हैव, तो अभी सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, स्टिपुलेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू द गुड्स व्हिच आर सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशन और वारंटी। तो स्टिपुलेशन बेसिकली कंडीशन भी हो सकती है, वारंटी भी हो सकती है। तो सेक्शन 12 क्लॉज 1 हमें क्या कह रहा है कि स्टिपुलेशन जो होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है, कंडीशन एंड वारंटी। तो हियर सेक्शन 12 क्लॉज 1 हमें क्या कह रही है कि जो स्टिपुलेशंस होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, कंडीशन एंड वारंटी। नाउ कंडीशन जो है वो हमें कहाँ पे दी गई है, कंडीशन हमें 12 सबसेक्शन 2 पे दी गई है एंड वारंटी हमें 12 सबसेक्शन 3 में दी गई है, ठीक है। सो हियर वी हैव सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 इज सेइंग कि दो तरह के स्टिपुलेशंस होती हैं, कंडीशन एंड वारंटी। अभी कंडीशन एंड वारंटी क्या होती है, देखो कंडीशन जो है उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। तो अभी कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड, ठीक है। तो अभी स्टिपुलेशन क्या होती है, सॉरी, अभी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन बेसिकली वो स्टिपुलेशन होती है, वो टर्म एंड कंडीशन होती है जो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल होती है। मतलब अगर ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसे स्टिपुलेशन है तो वो क्या होती है, वो हमारी कंडीशन होती है बेसिकली, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल ही नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो है, अभी जो बायर था, ठीक है, दैट इज बी, अभी उसने सेलर से ऑर्डर किया 500 मीटर ऑफ क्लोथ। अभी 500 मीटर क्लोथ जो ऑर्डर किया था उसे चाहिए था वो कॉटन का। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि मुझे 500 मीटर ऑफ क्लोथ चाहिए एंड इट शुड बी ऑफ कॉटन। अभी जब डिलीवर हुआ तो वहां पर बायर को पता चला कि जो कॉटन, सॉरी, जो क्लोथ उसे रिसीव हुआ है, जो कपड़ा उसे रिसीव हुआ है, वो बेसिकली इट इज अ ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन रिक्वायरमेंट थी, जो कंडीशन थी मेन कॉन्ट्रैक्ट की, वो क्या थी कि क्लोथ जो है वो कॉटन का होना थी। तो अभी अगर वो ही डिफीट हो रही है, जो कपड़ा था वो ही कॉटन का नहीं था, तो यहाँ पर इट वॉज असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर अगर उसका ब्रीच हुआ, अगर सेलर ने उस कंडीशन का ब्रीच किया, तो जो बायर है ही कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुटेड, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा स्टिपुलेशन है विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर जो बायर है ही कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुटेड। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कि यहाँ पर जो बी था वो एक कार शोरूम में गया, ठीक है। अभी बेसिकली उसे एक गाड़ी चाहिए थी फॉर कार रेसिंग। तो यहाँ पर उसने बाहर से कहा कि मुझे कार रेसिंग के लिए गाड़ी चाहिए, तो आई नीड अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अभी बायर ने, अभी जो सेलर था उसने उसको गाड़ी दी एंड आफ्टर जब उसने यूज की उसके बाद उसे पता चला कि इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है ना, इट इज 100 किलोमीटर पर आवर, तो विच इज कम्प्लीटली अनसुटेबल फॉर रेसिंग। तो यहाँ पर जो मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का, वही जो था वो सेलर ने ब्रीच किया था, क्योंकि उसको गाड़ी चाहिए थी फॉर कार रेसिंग एंड जो कार रेसिंग की स्पीड होती है बेसिकली जो था वो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चाहिए। तो अभी जो मेन पर्पस था जब वो ही डिफीट हो गया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बायर उसे रेपुडिएटेड एज अ ट्रीट कर सकता है, वो उसे कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अभी कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस में क्या आएगा, दैट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, जिस पर्पस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसके लिए वो जो कंडीशन है वो एसेंशियल होनी चाहिए एंड नॉन फुलफिलमेंट से, अगर कंडीशन की नॉन नॉन फुलफिलमेंट से जो बायर है उसको इरिपेरेबल डैमेज हो रहा हो, ठीक है। तो अभी जैसे वो गाड़ी वाला हमारा एग्जाम्पल है, तो वहां पर जो उसकी स्पीड जो थी वो 200 किलोमीटर से 100 किलोमीटर आ गई थी, तो जिसकी वजह से वो कार रेसिंग मान लो हार गया, ठीक है। तो उससे उसको तो इरिपेरेबल डैमेज हुई ना,
तो वहां पर कंपनसेशन नहीं काम आ सकती, तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर जो बायर है वो उसे कैंसिल कर सकता है। एंड सो इट गिव्स राइट टू अग्रीव्ड पार्टी टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे अगर ब्रीच कर रहा है बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वारंटी। नाउ वारंटी क्या होती है ना, स्टिपुलेशन है which is co-literal to the main purpose of contract। अब यहाँ पर जब हमने कंडीशन की थी तो कंडीशन में जो स्टिपुलेशन थी इट वाज essential for main purpose of contract, but here in warranty जो स्टिपुलेशन होती है वो co-literal होती है, मतलब इट इज अ स्टैंडर्ड ऑब्लिगेशन कि अगर इन केस सेलर जो है वो वारंटी का ब्रीच करता भी है तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो मेन पर्पस है वो डिफीट नहीं होता। नो डाउट कि अगर सेलर कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर कि वो जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और जो वो गुड्स दे रहा है वो उसके साथ मैच करे। लेकिन अगर इन केस वो नहीं भी मैच कर रही है, इवन इन दैट केस अगर जो मेन पर्पस है गुड्स का, वो मेन पर्पस है जो कॉन्ट्रैक्ट का वो डिफीट नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो स्टिपुलेशन है अगर वो ब्रीच हो भी जाती है तो बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का जो राइट है वो नहीं आता। बट या he can definitely claim for damages and all, but he had no right to reject the goods and treat the contract as evident, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली जो स्टिपुलेशन होती है वो कोलेटरल होती है, ब्रीच से डैमेजेस क्लेम कर सकता है बट वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, वही एग्जाम्पल कार्वली देते हैं कि अभी मान लो कि बी जो है वो एक शोरूम में गया, ठीक है। अभी शोरूम में जाकर उसने सेलर से कहा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, ठीक है। तब गाड़ी उसे ट्रैवलिंग वगैरह के लिए नॉर्मली चाहिए। अभी सेलर ने उसे गाड़ी दिखाई और उसे रिप्रेजेंट किया कि इसकी जो गाड़ी की स्पीड है इट इज 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अभी सेलर की रिप्रेजेंटेशन को देखकर जो बायर है वो गुड्स ले गया। अभी सब्सिक्वेंटली उसे ये चीज पता चली कि इसकी जो स्पीड है इट इज नॉट 200 किलोमीटर, बट ये मैक्स टू मैक्स 150 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, ठीक है। मैक्स स्पीड इसकी जो है जस्ट 150 किलोमीटर पर। अब यहाँ पर जो बायर था उसको जो गाड़ी चाहिए थी वो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए चाहिए थी, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल ड्राइविंग का जो पर्पस है वो 150 किलोमीटर पर आवर की जो गाड़ी है वो भी फुलफिल कर सकती है। तो इस केस में जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली सेलर से जो डैमेजेस है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब इसके एक बार असेंशियल्स कर लें। तो इट इज कोलेटरल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असेंशियल नहीं होती, अगर पूरी नहीं भी होगी तो जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो डिफीट नहीं होगा। Then next, that aggrieved party can't repudiate the contract but can only claim damages। तो वारंटी में जैसे हम पहले बात करी थी कि जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती बल्कि सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकती है, ठीक है। Then we have a section 12 subsection 4। अब section 12 subsection 4 क्या कह रहा है कि अगर स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में है, ठीक है, तो वो टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि वेदर स्टिपुलेशन इज कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन और वारंटी, ठीक है। क्या, तो इट सेज कि जो स्टिपुलेशन है उसे हम एज अ कंडीशन ट्रीट करेंगे या फिर कंडीशन ट्रीट करेंगे अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 या फिर वारंटी ट्रीट करेंगे अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एक स्टिपुलेशन जो है वो एक केस में एज अ कंडीशन और दूसरे केस में एज अ वारंटी ट्रीट की जा सकती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द पार्टीज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे कि हमने वो जो कार वाली एग्जांपल की थी तो उसमें जो स्पीड थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट में हम उसे एज अ कंडीशन ट्रीट कर रहे थे एंड सेम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हम उसे एज अ वारंटी ट्रीट कर रहे थे। तो जो पार्टीज है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कंस्ट्रक्शन की गई है कॉन्ट्रैक्ट की, उस पर ही डिपेंड करेगा कि जो स्टिपुलेशन है उसे हम एज अ कंडीशन ट्रीट करेंगे या फिर एज अ वारंटी ट्रीट करेंगे। तो अभी एक बार अगर हम सेक्शन 12 को ओवरव्यू करें तो सेक्शन 12 में क्या है कि सेक्शन 12 में बेसिकली हमारे पास चार सब सेक्शन है। फर्स्ट इज सेइंग कि स्टिपुलेशन बेसिकली दो तरह की होती है, कंडीशन एंड वारंटी। नाउ कंडीशन जो है अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में वारंटी की बात करी गई है, ठीक है। कंडीशन अभी क्या होती है, कंडीशन इज essential stipulation essential to the main purpose of contract and warranty जो है it is collateral to main purpose of contract, ठीक है। अगर कंडीशन को ब्रीच किया जाएगा तो इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस था वो ही डिफीट हो गया। अगर वारंटी डिफीट होती है तो मेन पर्पस डिफीट नहीं होता है। अगर कंडीशन को ब्रीच हो, अगर कंडीशन का ब्रीच हो तो उस केस में जो पार्टी है उसके पास राइट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल किया जा सकता है। वेयर अगर
जो वारंटी का ब्रीच हो तो उस केस में जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकती हैं बट कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। ठीक है। देन सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 हमें क्लियरली कह रहा है कि जो कंडीशन है या वारंटी है इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक केस में उसी स्टिपुलेशन को हम एज अ कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं, दूसरे में हम उसे वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज इट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो अभी कंडीशन वारंटी का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं एक बार। कंडीशन को अभी डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वेयर एज वारंटी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। ठीक है। Now condition is a stipulation which is essential to the main purpose of contract, whereas warranty is collateral to the main purpose of contract. Now breach of condition जो है वो क्या पार्टी को क्या देती है कि जो पार्टी है can cancel the contract, whereas breach of warranty में जो पार्टी है उसे सिर्फ damages मिल सकती हैं, but he can't cancel the contract, he can't reject the goods। ठीक है। नाउ में जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसे एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी हम ट्रीट कर सकते हैं, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है। देन थी हमारी सेक्शन 11 जिसे हमने नहीं किया था, हमने छोड़ा था, वो हम कर रहे हैं दैट अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। तो जब तक कोई डिफरेंट इंटेंशन नहीं दिखती हमें फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ और नहीं लिखा गया अगर, तो उस केस में जो टाइम ऑफ पेमेंट है उसे हम असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। ठीक है। जरूरी अगर पेमेंट लेट हो भी गई है, ठीक है, अगर उसने कहा था 6 महीने में मैं पेमेंट दूंगा, तो अगर 6 महीने में नहीं दी, अगर 7 महीने में भी दी है, तो इवन इन दैट केस उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो असेंस है कॉन्ट्रैक्ट का वो नहीं मानते। ठीक है। have our section 13। सेक्शन 13 क्या कह रही है? सेक्शन 13 बेसिकली वो केसेस बताती है जहां पर कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। वेयर एक्ट देखते हैं एक बार। तो फर्स्ट सबसेक्शन क्या कह रही है दैट वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर मे वेव द कंडीशन or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repetitive। अभी यहाँ पे उसने सेक्शन अभी यहाँ पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 बेसिकली दो चीजें कह रहे हैं दैट हियर इधर आइदर तो जो बायर है वो वॉलेंटरी वेव ऑफ कर सकता है अपनी कंडीशन को, एंड सेकेंडली दैट ही हैव ऑप्शन टू ट्रीट द कंडीशन एज अ वारंटी। अभी सुनने में दोनों सेम ही लग रहे हैं कि दोनों में जो बायर है वो अपनी कंडीशन को वेव ऑफ ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। तो अभी जो वॉलंटरी वेवर ऑफ कंडीशन है उसमें क्या होता है, बायर जो है इवन वो कंडीशन को एज अ वारंटी पे ट्रीट नहीं करता है, वो कंप्लीटली वेव ऑफ कर देता है अपना राइट। अभी हमने जो कपड़े वाली एग्जांपल की थी वही एग्जांपल कर रहे हैं कि अगर मान लो कि बायर को 500 मीटर ऑफ जो क्लोथ था वो मिला, ठीक है, अभी वो कॉटन का उसने मंगवाया था, उसको ब्लेंड मिल गया ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, तो हियर ही वैसे तो ही हैव राइट कि वो उसको एज अ कंडीशन ट्रीट करके उसको डैमेजेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपिटेट कर सकता है, वो खत्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। बट हियर अगर वो अपनी कंडीशन को भी वर्क कर रहा है, उसने चुप करके वो अपना जो भी उसका क्लोथ था कॉटन का उसने रख लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है, एंड उसने कुछ भी नहीं कहा, तो यहाँ पर क्या है कि जो वॉलेंटरली वेव ऑफ करती है कंडीशन बायर ने। तो एक तो ये हो गया हमारा। सेकंड वी हैव व्हेन बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ वारंटी। तो सेकंड वी हैव कि जहां पर जो बायर है वो अपनी कंडीशन को कंप्लीटली वेव ऑफ तो नहीं करता, बट वो क्या करता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर लेता है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करता, उसको रेपिडेट नहीं करता, बल्कि वो वारंटी की तरह उसे ट्रीट करके जो सेलर है उससे डैमेजेस ले लेता है। ठीक है। तो अगर वही एग्जांपल मैं लेके चलूं कि अगर वो कपड़ा आया था उसे कॉटन पॉलिस्टर आ गया था, तो यहाँ पर जो बायर है अगर वो उससे अपनी कंडीशन को कंप्लीटली वीव ऑफ नहीं कर रहा, वो और या ना ही उसी कंडीशन को एज अ कंडीशन ट्रीट कर रहा है, वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल नहीं कर रहा है, तो इवन देन जो उसके पास राइट है कि वो सेलर को डैमेजेस के लिए क्लेम करे और सेलर से अपने डैमेजेस ले ले। ठीक है। नाउ थर्ड वी हैव इज कंपल्सरी वेवर ऑफ कंडीशन। वेवर ऑफ कंडीशन क्या होता है, जब बायर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती है बल्कि ही हैव टू वेव ऑफ हिज कंडीशन ना, तो दैट इज द केस ऑफ कंपल्सरी वेवर ऑफ कंडीशन। तो अभी मान लो कि बायर के पास गुड्स आई, उसने अभी पहले उसको इंस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है, एंड आफ्टर उसने मान लो 1 हफ्ते के बाद
उन गुड्स को एक्सेप्ट किया, उसने उन गुड्स को खोला और उसको पता चला कि अरे जो मैंने मँगवाया था ये तो वो है ही नहीं। तो इन दैट केस ही हैड वेव्ड ऑफ हिज कंडीशन बिकॉज़ उसने उस टाइम पे जब उसके पास रीज़नेबल अपॉर्च्युनिटी थी, उस टाइम पे उसने उसको इंस्पेक्ट ही नहीं किया ढंग से। तो बाद में ही कांट से कि अरे मुझे अभी नहीं चाहिए, ठीक है? तो एक रीज़नेबल टाइम होता है, एक रीज़नेबल टाइम के अंदर जो बायर है वो अपने गुड्स को इंस्पेक्ट करके अगर उसको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो सेलर के साथ जो है वो कन्वे कर सकता है। लेकिन अगर वो रीज़नेबल अपॉर्च्युनिटी में अच्छी तरह से नेग्लिजेंस कर रहा है, वो अपने गुड्स को इंस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 1 मंथ अगर वो उठ के कह रहा है कि नहीं अभी मुझे ये प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मेरी तो जो मेन पर्पज़ था उसको ये फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस वो नहीं होता। तो उसको कंपल्सरी ही हैड टू गिव अप हिज कंडीशन, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी वही क्लॉथ वाली एग्जांपल है कि अभी बायर ने क्लॉथ मँगाया, 500 मीटर ऑफ क्लॉथ मँगाया। अभी उस टाइम पे जिस टाइम पे उसको रिसीव हुआ, उस टाइम पे उसने वो गुड्स को इंस्पेक्ट ही नहीं किया था या फिर अगर बिना इंस्पेक्ट किए ही क्लॉथ से उसको मान लो यूनिफ़ॉर्म बनानी थी, तो बिना इंस्पेक्ट किए उसने उसको टेलर को दे दिया टू मेक यूनिफ़ॉर्म। तो अभी आफ्टर जब उसे यूनिफ़ॉर्म मिली तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अरे ये तो कॉटन है ही नहीं, तो इट इज़ द कॉटन पॉलिएस्टर ब्लेंड। तो अब यहाँ पर he can't just go to seller and repudiate his contract। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंपल्सरी लीव ऑफ कंडीशन हो गई। तो जब बायर है वो यदि इंस्पेक्ट नहीं करता या कोई भी ऐसा एक्ट कर लेता है जिससे विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर, तो वहां पर फिर उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो कंडीशन है वो अपने आप लीव ऑफ हो जाती है, ठीक है? देन हमारे पास है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। नाउ इट इज सेइंग कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी या फिर बाय एक्सक्यूज्ड बाय लॉ है, मतलब कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी कंडीशन है, वारंटी है जिसको फुलफिल करना अभी इम्पॉसिबल हो चुका है फॉर द रीजन कि अभी वो हो ही नहीं सकता या फिर फॉर द रीजन कि उसे लॉ के द्वारा इलीगल कर दिया गया है, तो उस केस में ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होंगी, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगी या फिर डैमेजेस क्लेम नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना? So nothing in this case shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law or by reason of impossibility, ठीक है? इसका देखो एग्जांपल कि अभी एक बंदे ने पेंटिंग करवाई थी एक पेंटर से, ठीक है? पेंटिंग करवानी थी, अभी वो पेंटर ही मर गया, तो अभी वो जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो चुका है बिकॉज ये अभी पेंटर ही नहीं है, तो पेंटिंग कहाँ से हो, ठीक है ना? तो उस केस में केस ऑफ कंडीशन या वारंटी फुलफिलमेंट नहीं हो सकती, ठीक है ना? सो दिस वाज आवर टुडेस लेक्चर। इसमें हमने बेसिकली सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 किया है, तो कंडीशनल वारंटी का कांसेप्ट है, आई होप आपको वो क्लियर हो गया हो एंड किन किन केसेस में कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है वो। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस।